हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी के HMWB अकेडमी पर और स्वागत है एक नई वीडियो में भी। अगर हम बात करें तो इसके पहले हमने लॉन्च वीडियो बनाई थी, जहाँ पे हमने ये डिस्कस किया था कि डीएसए सीखना क्यों इम्पोर्टेंट है और क्या-क्या हम डीएसए में सीखने वाले हैं और किस तरीके से सीखने वाले हैं। और यहाँ पे जो पहला डेटा स्ट्रक्चर है, उसे सीखने का ट्राई करते हैं। तो जो पहला डेटा स्ट्रक्चर है वो हमें एरे दिख रहा है। तो पहले तो हम एरे डिस्कस करेंगे, देन उसके अंदर जितनी भी पैटर्न्स होंगे वो डिस्कस करेंगे एंड देन उसके बाद नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर पे मूव करेंगे। तो पहले हम चलते हैं एरे डेटा स्ट्रक्चर पे और ये समझने की कोशिश करते हैं कि एरे डेटा स्ट्रक्चर करता क्या है। अगर आपको कई सारे एलिमेंट एक साथ स्टोर करने हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना है और अभी आपको ये भी नहीं पता कि उसका यूज कहाँ करना है, तो आप सिंपल एरे डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकते हो। डेटा स्ट्रक्चर का मतलब तो आप समझ ही गए हैं कि डेटा को स्टोर करना है, बट एक स्ट्रक्चर वे में। एरे का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल लिनियर है। लिनियर की बात करें तो कुछ इस तरीके से हमारा डेटा स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे आप एलिमेंट स्टोर कर सकते हो। लेट्स से मुझे सर्टेन एलिमेंट स्टोर करने हैं 2 4 6 8 9 10, ये सारे एलिमेंट को स्टोर करना है, तो आप इस तरीके से यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। ऑर्डर कोई भी दे सकते हो, तो यहाँ पे मैं सेम ऑर्डर ले रहा हूँ। 2 स्टोर कर लिया, 4 स्टोर कर लिया, 6 स्टोर कर लिया, 8 स्टोर कर लिया, 9 स्टोर कर लिया, 10 स्टोर कर लिया। तो ये क्या कर रहा है, लेट्स से इंटीजर है हमारा, ये 4 बाइट की मेमोरी ले रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 6। तो 4 × 6 तो कितने बाइट की मेमोरी ले रहा है, ये 24 बाइट। तो ये पूरा जो डेटा स्ट्रक्चर है एरे, ये 24 बाइट की मेमोरी एक्सेप्ट कर रहा है इन सारे ही डेटा को स्टोर करने के लिए। अब ये तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है कि ऐसे ही दिख रहा होगा, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं दिखता। ठीक है, वहां पे जो मेमोरी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कुछ अलग तरीके से होता है, बट हम अज्यूम करते हैं कि कुछ ऐसे ही एलोकेशन हो रहा होगा। अगर हम बात करें मेमोरी एलोकेशन की, तो यहाँ पे कुछ ऐसे समझ लेते हैं कि ये ओवरऑल मेमोरी है और यहाँ पे कुछ स्टोरेज है स्टोर करने के लिए। ठीक है, जब एरे डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता है तो यहाँ पे हम ध्यान रखते हैं, यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखता जा रहा हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आए कि इसमें जो होगा ये होमोजेनियस डेटा होगा। यानी कि अगर आपका डेटा इंटीजर है तो इंटीजर ही होगा, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग होगा, कैरेक्टर है तो कैरेक्टर होगा, बूलियन है तो बूलियन होगा। आप एक एरे डेटा स्ट्रक्चर में मल्टीपल टाइप का डेटा टाइप स्टोर नहीं कर सकते। अब ये एरे की कुछ खास बातें हैं जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आगे चल के हम इन सारी चीजों को इग्नोर भी करने वाले हैं क्योंकि हमारे पास एरे से एडवांस डेटा स्ट्रक्चर भी आ गए हैं, तो उनका इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा होमोजेनस टाइप का डेटा स्टोर करता है और दूसरा जो है मेमोरी एलोकेशन, इसमें कंटिग्यूअस होता है, इसको बोलते हैं कंटीजियस। अब स्पेलिंग मिस्टेक होगी, तो कंटीजियस लोकेशन पे ये एलिमेंट स्टोर होते हैं। तो कंटीजियस मतलब अगर एलिमेंट स्टोर हो रहा है तो वो लगातार स्टोर होएगा। ऐसा नहीं है कि एक एलिमेंट यहाँ पे स्टोर हो रहा है, एक एलिमेंट यहाँ पे कहीं पे स्टोर, एक एलिमेंट यहाँ पे कहीं पे स्टोर, ऐसा नहीं होता। तो जब भी एरे डिफाइन करते हैं हम, तो जितने भी एलिमेंट होंगे हमें उनका साइज पहले बता देना होता है। तो जब भी एरे डिफाइन होता है हमें बताना पड़ता है कि इसकी साइज क्या रहने वाली है। तो यहाँ पे अगर साइज 6 है तो क्या करेगा, 6 × 4 24 बाइट का जो मेमोरी है वो कंटीजियस लोकेशन वाला वो रिजर्व कर देगा इस एरे के लिए। ये आपने रिक्वेस्ट करी थी कि 6 एलिमेंट स्टोर करने हैं, तो 6 एलिमेंट के हिसाब से आपका ये मेमोरी रिजर्व हो गया है। तो लेट्स से इसका एड्रेस अगर 101 है, ठीक है 1001, तो इसका जो एड्रेस होगा इसका 1002 होगा, 1003 होगा, 1004 होगा। अब ये एड्रेस कैसे काम करता है इस पे हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो अगर आप इस एड्रेस पे हो तो नेक्स्ट अगर आपको एलिमेंट एक्सेस करना है तो आप इसमें +1 ऐड करके इस वाले एड्रेस पे जाके एलिमेंट एक्सेस कर सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो सारे एलिमेंट को आप एरे में। तो कंटीजियस लोकेशन पे होता है, होमोजेनस टाइप का डेटा स्टोर करता है, और यहाँ पे जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, इंडेक्सिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 0। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा स्मूथ बना लेते हैं ताकि इंडेक्सिंग आपको समझ में आए। तो लेट्स से ये 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, तो ये हमारा एरे है। तो इंडेक्सिंग जो स्टार्ट होगी वो 0 से स्टार्ट होती है। तो यानी कि जो पहला वाला एलिमेंट है ये इंडेक्स 0 पे होगा। इसका कुछ नाम भी रख लेते हैं, लेट्स से नम्स। ये हमारा एक एरे है, इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करता है, इंडेक्सिंग यहाँ पे स्टार्ट होगी 0 से। ये 0 1 2 3 4। तो अगर आप कोई नया एलिमेंट अगर आप इंसर्ट कराना चाहते हो तो नया एलिमेंट कहाँ इंसर्ट होगा, अगले वाले लोकेशन पे, यानी कि लास्ट में इंसर्ट होता है। तो यहाँ पे एलिमेंट इंसर्ट होगा। लेट्स से एक एलिमेंट में इंसर्ट करा रहा हूँ, इंसर्ट 9। तो इंसर्ट 9 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो इंसर्ट 9 यहाँ पे होगा और इसका जो इंडेक्स है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये इंडेक्स 5 पे होगा। तो कोई भी नया एलिमेंट आएगा वो लास्ट में स्टोर होएगा और उसको एक इंडेक्स असाइन हो जाएगा। जो भी इंडेक्स पहले था उसका +1 इंडेक्स। अब इसमें मेमोरी मैनेज कैसे होता है,
इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। अभी मैं डिटेल में चला जाऊंगा तो आपको शायद कंफ्यूजन होगा। अभी आप इतना समझो कि एरे है, होमोजेनियस टाइप का डेटा स्टोर करेगा, और जो एलिमेंट स्टोर होते हैं वो कंटीजियस लोकेशन पे होते हैं, एंड इंडेक्सिंग हमारी स्टार्ट होती है 0 से। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हमने देख ली। एंड अब बात करते हैं कुछ ऑपरेशंस के बारे में। अब देखिए कोई भी डेटा स्ट्रक्चर है तो उसमें ये 4 ऑपरेशन कॉमन होते हैं। पहला ऑपरेशन कौन सा है, मैं यहाँ पे लिखते जाता हूँ ताकि याद रहे। तो पहला ऑपरेशन हमारा है इंसर्ट, कोई भी एलिमेंट आपको इंसर्ट करना है। दूसरा, जब एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं तो डिलीट भी करना चाहिए, ठीक है। एंड थर्ड वन इज अपडेट, यानी कि कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है उसकी वैल्यू अपडेट कर रहा है। एंड द फाइनल वन इज रिट्रीवल, ठीक है। आपको उस इंडेक्स पे वैल्यू चाहिए या उस पर्टिकुलर लोकेशन पे वैल्यू चाहिए कि क्या है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रिट्रीव का इस्तेमाल करेंगे। अब और भी ढेर सारी चीजें हैं, बट ये 4 कॉमन चीजें हैं जिनका हम ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक और है सर्चिंग। 4 बेसिक चीजें हैं जो हर डेटा स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलेंगी, और फाइनल है सर्चिंग, ये कुछ डेटा स्ट्रक्चर में नहीं मिलेगा। तो अगर आपको सर्चिंग की फंक्शनैलिटी वाली चीजें इंप्लीमेंट करनी है तो आप एरे का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे एक डेटा स्ट्रक्चर है कि एरे का इस्तेमाल आप कर सकते हो क्योंकि इसमें सर्चिंग करी जा सकती है। इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, रिट्रीव, ये सारे के सारे डेटा स्ट्रक्चर में होगा, तो इन सारी चीजों पे आपको ध्यान देना होगा। तो इंसर्ट कैसे करते हैं, तो वो हर एक लैंग्वेज पर डिपेंडेंट है, कैसे एलिमेंट इंसर्ट होगा, कैसे डिलीट होगा, कैसे अपडेट होगा, कैसे रिट्रीव होगा। यहाँ पे अगर हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो हमें कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आनी चाहिए। कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीख सकते हो, आप C++ सीख सकते हो, जावा सीख सकते हो, पाइथन सीख सकते हो। याद रहे आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही सीखनी है। सिर्फ सी सीख रहे हो तो काम नहीं चलेगा, कुछ चीजें आपको यहाँ पे समझ में आएंगी सी में, पर आगे चल के आपको प्रॉब्लम होने लगेंगी, और डेटा स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिनको आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे सी में। तो उसके लिए हम C++, जावा या पाइथन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करने जा रहा हूँ वो है पाइथन। मैं इस पर बहुत ज्यादा काम कर चुका हूँ। ऐसा नहीं है कि आप किसी और डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, कर सकते हैं, पर यहाँ पे मैं आपको पाइथन भी सिखाऊंगा अगर आपको नहीं आती है तो, और डेटा स्ट्रक्चर भी सिखाएंगे। ये जो फीचर हमने यहाँ पे बताया आपको, ये फीचर हमारे पुराने एरे डेटा स्ट्रक्चर के थे। पाइथन में हमारे पास इसी का एक डायनेमिक वर्जन है। ये जो एरे है इसका डायनेमिक वर्जन है जहाँ पे काफी सारी फंक्शनैलिटी है, तो वो है हमारा पाइथन लिस्ट। आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। अब क्योंकि हम लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करने वाले हैं पाइथन में, तो इसको आप ऐसा मत समझो कि अलग डेटा स्ट्रक्चर है, ये बिल्कुल एरे की तरह काम करेगा, बट ये डायनेमिक है। अब डायनेमिक से मेरा यहाँ ये मतलब है कि जो हमारा एरे डेटा स्ट्रक्चर है उसमें होमोजेनियस टाइप का डेटा स्टोर करते हैं। यहाँ पे जो हम है वो हेट्रोजेनियस टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। अब हेट्रोजेनियस की बात करें तो यहाँ पे आप इंटीजर भी स्टोर कर सकते हो, आप स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हो, आप बूलियन भी स्टोर कर सकते हो, ठीक है, आप डेसिमल यानी कि फ्लोट भी स्टोर कर सकते हो। तो किसी भी तरीके का डेटा आप स्टोर कर सकते हो। हेट्रोजेनियस का मतलब ये। इंडेक्सिंग जो है इसमें भी 0 से ही स्टार्ट होती है। तो लिस्ट आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, तो लिस्ट आपको क्रिएट करना है तो आपको एक वेरिएबल ले लेना है, ठीक है। वेरिएबल इक्वल्स टू लिस्ट क्रिएट करने के लिए आप लिस्ट कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये 2 तरीके हैं जिनसे आप लिस्ट इनिशियलाइज कर सकते हो। अगर आपको इसके अंदर कोई वैल्यू देनी है आप वैल्यू भी दे सकते हो कॉमा सेपरेट करके। तो अगर यहाँ पे मैं एग्जांपल लूँ, लेट्स से var3 नाम का एक लिस्ट बना लेते हैं और इसमें कुछ एलिमेंट इंसर्ट कर देते हैं 2 4 6 8 10। तो ये भी एक लिस्ट है, ये भी एक लिस्ट है, ये भी एक लिस्ट है। लिस्ट से आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप एरे ही कंसिडर करो। एक सीक्वेंस वाले डेटा को स्टोर करने के लिए लिस्ट और एरे इस्तेमाल करेंगे। आप आगे चल के जब प्रॉब्लम देखोगे तो आपको ये चीजें और भी ज्यादा क्लियर होंगी। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स कवर करा रहा हूँ। तो अगर आपको एलिमेंट इंसर्ट कराने हैं तो लेट्स से आपके पास कोई लिस्ट है, यहाँ पे var2 है, ठीक है। var2 में एलिमेंट इंसर्ट कराना है, तो लेट्स से इंसर्ट कराना है 5, ठीक है, इस var2 में। तो सिंटैक्स के लिए हम लिस्ट देंगे var2 डॉट। अब यहाँ पे एक मेथड है अपेंड करके, तो आपको ये याद रखना है कि आपको एलिमेंट अगर इंसर्ट कराना है तो कैसे कराना है। लिस्ट का नाम देना है डॉट अपेंड और वैल्यू देनी है, ठीक है। याद रहे इसमें आप ढेर सारी वैल्यू नहीं दे सकते, इसमें एक ही वैल्यू आपको देनी है। तो ये क्या करेगा, मैं यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन भी दिखाते चलता हूँ। और भी एलिमेंट अपेंड कराना चाहते हो तो और भी एलिमेंट अपेंड करा सकते हो, सिमिलर सिंटैक्स लिखना है। तो लेट्स से आपके पास 2 अपेंड कराना है तो var2 डॉट अपेंड 2 लिख सकते हो, 3 अपेंड कराना है तो 3 लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप ये सिंटैक्स लिखोगे। अब यहाँ पे आप कॉमा करके नहीं लिखोगे ऐसे, var2 डॉट अपेंड 5, var2 डॉट अपेंड 2, var2 डॉट अपेंड 3, ऐसे लिखना है आपको। तो जैसे ही आप इतना लिखोगे आपकी लिस्ट में 3 एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा
इंसर्ट करने का एक तरीका है, और भी फंक्शनैलिटी है। अगर आप उन सारी चीज़ों को सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को जाके देख के आओ, आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पे मेरा मेन फोकस है कि आपको एरे डेटा स्ट्रक्चर से एक बार रूबरू करा दूं। तो ये इंसर्ट करने का है। इसी तरीके से अगर डिलीट करना है तो डिलीट भी, अगर आखिरी एलिमेंट डिलीट करना चाहते हो तो आखिरी एलिमेंट डिलीट करने के लिए क्या लिखना है, सिर्फ var2.pop ऐसे लिख सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई इंडेक्स वाली वैल्यू डिलीट करनी है तो इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 1 2, 0 से स्टार्ट होगी, आगे चलती जाएगी इसे कंटिन्यू। तो ये हमारा जो pop2 है वो क्या करेगा, लास्ट एलिमेंट को डिलीट करेगा, लास्ट एलिमेंट को डिलीट करेगा। अगर आप स्पेसिफिक इंडेक्स को डिलीट करना चाहते हो, जैसे 1 वाले इंडेक्स पे जो वैल्यू उसको डिलीट कर दो, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हो var2.pop और यहाँ पे आप दोगे इंडेक्स, इंडेक्स हमारा 1। तो क्या करेगा, इंडेक्स 1 पे जो वैल्यू है ये उसको डिलीट कर देगा। इन सारी चीज़ों का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी देखेंगे, तो घबराने वाली बात नहीं है। अपडेट का केस भी हम डायरेक्ट एग्जाम्पल में देखेंगे। अब रिट्रीव करने के लिए क्या है कि आपको कोई भी एलिमेंट अगर रिट्रीव करना है तो कैसे रिट्रीव करोगे। जैसे मुझे चाहिए कि पर्टिकुलर इंडेक्स 1 पे कौन सी वैल्यू है, ला को दो, तो आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो list2, ठीक है, var2, जो भी list2 का नाम है वो। इसके बाद आपको लगाना है स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट में आपको देना है इंडेक्स। क्या देना है, इंडेक्स। अगर मुझे चाहिए कि इंडेक्स 1 पे कौन सी वैल्यू है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा var2 1, तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, ये मुझे रिटर्न करेगा 2। सिमिलरली अगर मुझे लास्ट इंडेक्स पे चाहिए तो मैं यहाँ पे लिखूंगा var2 ऑफ 2, तो मुझे क्या देगा 3। ये वैल्यू है, ठीक है, आपको ये याद रखना है, ये राइट साइड में जो आ रहा है ये वैल्यू। आप इंडेक्स की मदद से वैल्यू एक्सेस कर सकते हो। तो ये हमारे चारों कॉमन ऑपरेशंस हैं जो किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में काम करते हैं। तो ये वो सारे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अब देखिए ये बेसिक ऑपरेशन है इसलिए यहाँ बताया, बाकी और सारी चीजें हैं लिस्ट के अंदर, तो मैं रेकमेंड करूंगा इस वीडियो को जाके देख लीजिए अगर आपको अच्छे से समझना है कि पाइथन लिस्ट क्या है। बाकी बेसिक चीजें कवर कर ली, और जो आने वाली प्रॉब्लम में इस्तेमाल करेंगे बस यही कुछ चीजें हैं जो इस्तेमाल करेंगे। अब ये तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हो गया, प्रैक्टिकली भी इसको समझना बेहद जरूरी है। तो मैं पाइथन इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो पाइथन के लिए मैं पाइथन इंटरप्रेटर का इस्तेमाल करूंगा, और एक कोड एडिटर है पाइचार्म, उसका इस्तेमाल करके मैं पूरी वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। अगर आप कोई और लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हो तो वहां पे आपको ये समझना होगा कि एरे डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है और कैसे आप एक्सेस कर सकते हो। जो सारे लैंग्वेज में कॉमन है वो यही है कि होमोजेनियस टाइप का डेटा स्टोर करते हैं, कंटीजियस लोकेशन है, इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, इंसर्ट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, ये हर लैंग्वेज का अपना अपना तरीका है। अब यहाँ पे मैंने पाइचार्म ओपन कर लिया है। यहाँ पे अगर आप देखो तो arraybasics.py फाइल बना ली है। यहाँ पे हम बेसिक चीजों को इंप्लीमेंट करने वाले हैं, तो ये इसलिए फाइल का नाम arraybasics.py। याद रखना पाइथन फाइल है, .py एक्सटेंशन के साथ सेव करना है। अब यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। तो पहले तो एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो लिस्ट का नाम दे देते हैं नम्स, ठीक है। आप कोई भी नाम दे सकते हो। यहाँ पे मैंने नम्स दे दिया और 1 से लेकर 9 तक का नंबर स्टोर कर लिया। अब पहली चीज यहाँ पे करेंगे, एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करेंगे कहाँ पे, एट द लास्ट। तो उसके लिए हमने देखा तो नम्स डॉट अपेंड, अपेंड करेंगे। लेट्स से 9 तक के नंबर हमारे पास है ही, यहाँ पे मैंने एक नंबर दे दिया लेट्स से 100, कि 100 को अब अपेंड करो। अब इसके बाद में प्रिंट करा के देखना भी तो होगा कि ये अपेंड तो किया मैंने, पर नम्स को प्रिंट करा के देखते हैं कि क्या ये प्रिंट हुआ भी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, टर्मिनल ओपन करेंगे पाइथन फाइल को रन कराने के लिए। ये सारी चीजें हैं, आप इग्नोर भी कर सकते हो, आप ऑनलाइन कोड एडिटर का इस्तेमाल कर सकते हो पाइथन को रन कराने के लिए। तो मैं यहाँ पे वही पुराना तरीका फॉलो कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है ये तरीका, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ी कमांड लाइन की भी प्रैक्टिस हो जाती है। पाइथन फाइल को रन कराने के लिए पाइथन और फाइल नेम, फाइल नेम हमारा क्या है, arraybasics.py। इसको ऐसे करेंगे तो यू कैन सी यहाँ पे हमें आउटपुट देखने को मिल रहा है। लास्ट एलिमेंट देखोगे 100 आ गया है। तो इंसर्ट करने के लिए वही अपेंड मेथड, और भी ढेर सारे एलिमेंट आप अपेंड कर सकते हो। 200, ओके। इस फाइल को फिर से रन कराते हैं एंड यू कैन सी अब की बार 200 भी अपेंड हो गया। तो जितनी बार आप एलिमेंट अपेंड कराते जाओगे ये लास्ट में ऐड होता जाएगा। डिलीट करने के लिए क्या मेथड यूज किया था हमने, पॉप का। तो डिलीट के लिए हमारे पास एक नॉर्मल पॉप है और दूसरा हमारे पास एक पॉप है विथ इंडेक्स। अगर हमें लास्ट वाला एलिमेंट डिलीट करना है तो हम क्या बोलेंगे, nums डॉट पॉप, ठीक है। इस nums वाली लिस्ट से पॉप कर दो, क्या पॉप कर दो, लास्ट एलिमेंट। तो लास्ट एलिमेंट के लिए आपको कुछ भी नहीं देना है, तो ये लास्ट एलिमेंट पॉप कर देगा। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, 100 को ऐड किया, 200 ऐड किया, फिर पॉप अप्लाई कर दिया। तो इस लिस्ट से हमारा 200 जाएगा, ठीक है। लेट्स रन इट। अब देखो 200 यहाँ से गायब हो चुका है।
अगर मुझे कोई स्पेसिफिक इंडेक्स हटाना है, जैसे अगर आप देखोगे तो 2 है, तो 2 हमारी वैल्यू है, इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से, तो ये हमारा 0 है, ये 1 है, तो इंडेक्स हमारा इसके लिए क्या है 1। तो हम यहाँ पे वही चीज अप्लाई करने वाले हैं, नम्स डॉट पॉप, अब की बार यहाँ पे 1 दे देंगे, तो ये क्या करेगा 1 वाली इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसे डिलीट कर दो। ये सीक्वेंस दिख रहा है 1 से लेकर 9 तक का नंबर है, 100 है, तो अगेन इसको क्या करेंगे, रन कराएंगे, एंड यू कैन सी 1 के बाद डायरेक्टली 3 आया है यहाँ पे। रिट्रीवल के लिए हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है, वैल्यू एट इंडेक्स 5, और इसको इस तरीके से एक्सेस कर रहा है। तो एट इंडेक्स 5 पे कौन सी वैल्यू है 6, ये वैल्यू 6 है बट इंडेक्स इसका क्या है 5 है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सेस कर रहे हैं और लेट्स प्रिंट दिस वैल्यू। तो प्रिंट करने के लिए पाइथन में डायरेक्टली प्रिंट एंड लेट्स रन दिस कोड अगेन। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा 7 प्रिंट हो रहा है। ओके 7 यहाँ पे इसलिए प्रिंट हो रहा है क्योंकि हमने पॉप भी किया हुआ है, तो ये 0 1 2 3 4 5, तो 5 पे हमारा कौन सा एलिमेंट है, ये 7। अगर हम इसको हटा देते हैं पॉप वाले को तब हमारा 6 आएगा। तो अगेन इसको रन कराते हैं, यू कैन सी हमारा 6 आ रहा है। तो यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, डिलीट कर दिया, रिट्रीवल हो गया एंड अपडेट। अब लेट्स से मुझे एट इंडेक्स 5 पे, ठीक है, हमें वैल्यू अपडेट करनी है। तो एट इंडेक्स 5 पे हमारी कौन सी वैल्यू है 6 है, क्योंकि हमने यहाँ पे पॉप वाला हटा दिया है। तो नम्स एट इंडेक्स 5 पे हमारी जो वैल्यू है वो 6 है। हम यहाँ पे इसको चेंज करके 99 कर दे रहे हैं, ठीक है। तो अपडेट करने के लिए क्या करना है, आपको एक्सेस करना है कि नम्स एट 5 इक्वल्स टू 99। तो इस वाली इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसे 99 से रिप्लेस कर दो, ठीक है। ऐसा करने पे देखते हैं अपडेट होता है या नहीं होता है। ओके यहाँ पे आपको अपडेट नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मैंने प्रिंट ही गलत कराया, तो मुझे यहाँ पे प्रिंट कराना है नम्स, ठीक है। इसको सेव करते हैं एंड इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। एक बार पहले प्रिंट करा लेते हैं अपडेट करने से और एक बार बाद में प्रिंट करा लेते हैं, ओके, ताकि आपको समझ में आए। तो फाइल को रन कराना है एंड यू कैन सी अपडेट कराने से पहले हमारा क्या था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 एंड 200। अपडेट कराने के बाद क्या हो रहा है 1 2 3 4 5 6 की जगह क्या आ रहा है 99। तो ये अपडेट हो गया है। तो अगर मुझे किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे कुछ चीज़ें अपडेट करनी है तो इंडेक्स की मदद से मैं इस तरीके से अपडेट कर सकता हूँ। राइट साइड में वैल्यू होगा, इस तरफ इंडेक्स। उम्मीद है ये चीज़ें समझ आ रही होंगी, बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें कवर कर लेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे है कि फॉर लूप अगर इस पे अप्लाई करना है, क्योंकि सीक्वेंस के अंदर फॉर लूप अप्लाई करना बेहद ज़रूरी है। तो फॉर लूप अप्लाई करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है, एक तो इंडेक्स की मदद से है, दूसरा हमारा है वैल्यू की मदद से। पाइथन में आप दोनों कर सकते हो, तो इंडेक्स की मदद से करते हैं। इंडेक्स की मदद से कैसे करेंगे एक्सेस, फॉर लूप लगाएंगे फॉर आई इन रेंज। अब हमारा रेंज कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, एरे का साइज तक होना चाहिए। अब एरे का साइज निकालने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है। तो साइज भी देख लेते हैं, लेट्स से साइज ऑफ एरे। तो len नाम का एक फंक्शन है, इसके अंदर आपको लिस्ट पास कर देनी है, तो ये आपको रिटर्न कर देगा उस लिस्ट की साइज कितनी है। लिस्ट ही नहीं है, आपको कोई भी सीक्वेंस हो, सेट हो पाइथन में, डिक्शनरी हो, टपल हो, कोई भी डेटा स्ट्रक्चर हो, स्ट्रिंग हो, तो भी अगर आप उसके बाहर len फंक्शन इस्तेमाल करते हो और अंदर वो लिस्ट या सीक्वेंस रखते हो तो वो उसमें कितने कैरेक्टर्स है या कितने एलिमेंट्स हैं वो ला के देगा आपको। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ साइज, तो साइज हमारा कितना है 1 to 9 एलिमेंट है और 2 एलिमेंट हमने बाद में ऐड किए, तो इसका साइज हमारा 11 है। तो हमें क्या करना है, इंडेक्सिंग स्टार्ट करनी है 0 से, तो रेंज फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे 0 से लेके साइज तक, ठीक है। क्या करेगा 0 से लेके 10 तक के सीक्वेंस जनरेट करेगा, और फॉर लूप क्या करेगा उन नंबर्स पे क्या करेगा इटरेट करेगा। फॉर आई इन रेंज लिखा हुआ है, इसका मतलब है आई की वैल्यू पहली बार में 0 होगी, ठीक है। अदर लैंग्वेज आप यूज करते हो तो वहाँ पे अलग अलग सिंटैक्सेस होते हैं, तो घबराने वाली बात नहीं है, आप वो सिंटैक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आपने पाइथन पढ़ी हुई है तो वेल एंड गुड, पाइथन में ऐसे लिखा जाता है इंडेक्स को एक्सेस करने के लिए। अब मुझे क्या करना है, प्रिंट कराना है हर एक एलिमेंट को, तो यहाँ पे प्रिंट करेंगे नम्स ऑफ आई। तो अगर हम ऐसा करते हैं एंड लेट्स सेव दिस एंड इसको रन कराते हैं, तो रन कराने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। हाँ, रन कराने पे ये आउटपुट हमारा सिंगल लाइन में आ रहा है। ये प्रिंट की फंक्शनैलिटी है, जो प्रिंट अगर आप इस्तेमाल करते हो तो अगला प्रिंट जब भी इस्तेमाल करोगे तो नए लाइन में जाएगा। तो यहाँ पे एक पैरामीटर है एंड पैरामीटर करके, अगर हम इसको बोल देते हैं स्पेस दे दो, तो स्पेस देने के बाद अगर रन कराते हैं तो यू कैन सी अब हमारा जो एलिमेंट है ये स्पेस सेपरेटेड आ रहा है। तो ये प्रिंट फंक्शन का कुछ फंक्शनैलिटी है, ठीक है। ये पहला तरीका है, इंडेक्स की मदद से हम सारे एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। आई की वैल्यू हर बारी चेंज होगी 0 से लेके, और हम यहाँ पे वैल्यू एक्सेस कर रहे हैं इस
इंडेक्सिंग की मदद से। दूसरा तरीका हमारा डायरेक्टली वैल्यू को एक्सेस करने का है। तो वैल्यू एक्सेस करने के लिए हम डायरेक्टली लिखेंगे फॉर वैल्यू इन नम्स। डायरेक्टली में इस लिस्ट का नाम दे देना है और वैल्यू इन नम्स। तो क्या करेगा, बारी बारी से एक एक वैल्यू उठाएगा। यहाँ पे क्या कर रहा था, इंडेक्स उठा रहा था, इंडेक्स की मदद से हम वैल्यू एक्सेस कर रहे थे। यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू ही उठाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट करता हूँ वैल्यू, तो भी आपको देखने को मिलेगा। रन कराते हैं। हाँ, तो यहाँ पे देखोगे पहला वाला जो 1 to यहाँ से 1 to 200 दिख रहा है, ये इसकी मदद से आ रहा है, जो इंडेक्स की मदद से हम कर रहे थे। इसको कर देते हैं कमेंट। ठीक है, अब फिर से रन कराते हैं। लेट्स क्लियर इट एंड रन इट अगेन। तो यहाँ पे ये सेम लिस्ट फिर से दे रहा है। तो दो तरीके हैं, आप इंडेक्स की मदद से भी इटरेट करा सकते हो फॉर लूप, और फिर आप चाहो तो वैल्यू की मदद से डायरेक्टली एक्सेस करा सकते हो। तो दोनों में से आपकी चॉइस क्या है वो आप पे डिपेंड करेगा। तो ये कुछ बेसिक सी फंक्शनैलिटी थी एरे से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब देखिए, कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। तो हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, वहां से चीजें सीखेंगे। तो जो भी चीजें सीखनी होंगी डायरेक्टली प्रॉब्लम से सीखेंगे और उसको और कहीं प्रॉब्लम में अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको पूरी थ्योरी बताने लग जाऊं तो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग हो जाएगा। जो बेसिक थ्योरी थी वो हमने आपको बता दी, उसका थोड़ा प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी करके दिखा दिया कि अगर आप कोड लिखो तो इस तरीके से लिखोगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अपनी डीएसए सीट से पहले प्रॉब्लम को। बहुत ही ज्यादा बेसिक प्रॉब्लम है, अगर ये चीजें आपको समझ में आने लगेंगी तो आप धीरे धीरे करके आगे की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो पहले जो डिफिकल्टी लेवल रखेंगे वो इजी रखेंगे ताकि आपको चीजें समझ में आए, आप चीजों को सॉल्व कर पाओ। देन उसके बाद मीडियम, देन उसके बाद हार्ड। तो इस तरीके से हम फ्लो में जाएंगे और एक बार ही आप सारी चीजें सीख लो तो आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, चाहे डायरेक्टली हार्ड लेवल की सॉल्व करो, मीडियम लेवल की सॉल्व करो या इजी लेवल की सॉल्व करो। हमें हर प्रॉब्लम से कुछ ना कुछ सीखना है, जरूरी चीज ये है। तो मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में अपनी डीएसए सीट की पहली प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग। नमस्कार।